हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, परीक्षा वाली महाकुंभ जो हमारा चल रहा था उसका आज पार्ट 34 है और इसमें आज हम देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। उत्तराखंड राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनको हम देखेंगे। लेकिन जनजातियों को देखने से पहले हम 2011 जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग राज्य में जो अनुसूचित जाति थी और जनजातियां थी उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था परीक्षाओं के महाकुंभ में उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सेशन आपके लिए, रिवीजन के लिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से हमेशा 2 या 3 प्रश्न आपके उत्तराखंड ग्रुप सी के हर एग्जाम में बनते हैं। उसके साथ साथ अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही जनजातियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए, परीक्षा वाली महाकुंभ में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में, इस महाकुंभ में गोते लगाकर आप निश्चित ही सफलता के जो द्वार है वो खोलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं। ये परीक्षा वाली जो पुस्तक है उसका चैप्टर 12 है, यानी कि अध्याय 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, 2011 के जो सेंसस हुई थी उसमें आपका उत्तराखंड राज्य की टोटल जो जनसंख्या थी वो हमारे 1,86,292 थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, तो वो है 21,84,419। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब राज्य की टोटल पॉपुलेशन में जो हमारे एससी और एसटी की पॉपुलेशन है वो है 21,84,419, जो कि कुल राज्य की, मतलब राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 21.65% है। परसेंटेज से क्वेश्चन बना देता है कई बार आयोग। क्वेश्चन सीधे बन जाएगा आपका, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 21.65%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करते, देखिए मेन पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि राज्य में जो अनुसूचित जाति है इसका लिंगानुपात कितना था 2011 सेंसस के हिसाब से, तो इसका लिंगानुपात था 936। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा अनुसूचित जाति का लिंगानुपात था वो कितना था, 936। वहीं हमारा 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना था, तो वो 963 था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके बाद बात करेंगे राज्य की जो अनुसूचित जातियां हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा टॉपिक दिया गया है। इसको ज़्यादा आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको आपको मेन पॉइंट याद करने की आवश्यकता है। जैसे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जनपद है वो कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है उस जनसंख्या वाला जनपद है हमारा हरिद्वार। ठीक है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सर्वाधिक एससी जो पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा हरिद्वार है। यहाँ पे आपका 4,11,274 आबादी है शेड्यूल कास्ट की। वहीं हमारा न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है 2011 जनगणना के अनुसार, तो वो हमारा चंपावत है। चंपावत में मात्र 47,383 यहाँ पे जनसंख्या थी शेड्यूल कास्ट की 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो यानी कि अगर हम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले सर्वाधिक पॉपुलेशन वाले 4 जनपद बोले तो कौन कौन से हैं, तो 4 जनपद है। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में आबादी, फिर उसके बाद उधमसिंह नगर में है, फिर उसके बाद देहरादून में है, फिर उसके बाद नैनीताल में है। ऐसे ही न्यूनतम अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है वो कौन कौन से जनपद हैं, तो सबसे कम है चंपावत में, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में, फिर हमारा बागेश्वर में, फिर हमारा चमोली में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो हमारा 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या है 2011 के अनुसार एससी की, वो बागेश्वर में है। ठीक है, कहाँ पे है, बागेश्वर में। बागेश्वर में टोटल पॉपुलेशन का 27.73% क्या है, हमारी अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रतिशत के आधार पर देहरादून है। देहरादून में मात्र 13.49% जो आबादी है वो हमारी एससी की है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन बनता है आपका, और बाकी ज़्यादा आपको इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लिटरेसी रेट की बात करते हैं, जैसे अभी हमने लिंगानुपात की बात की, ऐसे ही लिटरेसी रेट की बात करते हैं। तो 2011 के अनुसार क्वेश्चन बन सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है, तो औसत साक्षरता है भैया 74.4%। ठीक है, एससी की, जिसमें से पुरुष साक्षरता है हमारी 84.
63%, जबकि महिला साक्षरता है हमारी 64.1%। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, बाकी रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन में आप सभी को पता है राज्य में हमारी 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 लोकसभा सीटों में से एक सीट जो है अल्मोड़ा की, वो हमारी एससी के लिए रिजर्व रहती है। ऐसे ही उत्तराखंड राज्य में, माफ़ कीजिएगा राज्यसभा नहीं, उत्तराखंड राज्य में जो 70 विधानसभा सीटें हैं, इन 70 विधानसभा सीटों में 13 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और जो हमारी सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्वेशन परसेंट है वो 19% है। यानी कि जुलाई 2001 में जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का शासनादेश आया था, उसमें राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यम या निगमों में जो हमारे अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रतिशत है वो कितना है, 19%। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे, सीधे फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की। उत्तराखंड राज्य में बहुत सी अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसमें जौनसारी, थारू, भूटिया, बोक्सा और राजी प्रमुख है। ठीक है, इन सभी जनजातियों को 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी क्वेश्चन बनेगा आपका उत्तराखंड के एग्जाम में कि राज्य की जो जनजातियां थी इनको किस वर्ष अधिसूचित किया गया था जनजातियों में, तो ये वर्ष था 1967 का। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, तो वो है राजी जनजाति। ये मेन पॉइंट हो गए। उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति कौन सी है, थारू है, और न्यूनतम आबादी वाली जनजाति हमारी राजी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजातियाँ किस जनपद में हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखिए राज्य में सर्वाधिक जो हमारी जनजातियों की आबादी पाई जाती है वो यूएस नगर में पाई जाती है। यूएस नगर में सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, 1,23,037। 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी पॉपुलेशन थी, जबकि न्यूनतम जनजाति वाला जनसंख्या वाला राज्य जो जनपद है वो हमारा रुद्रप्रयाग है। किस जनपद में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या है, तो रुद्रप्रयाग का आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में मात्र 386 हमारी आबादी है जनजाति की। ठीक है, बहुत कम है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, न्यूनतम और हमारा अधिकतम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसे अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जनपदों की मैं बात करूँ, टॉप 4 कौन से हैं, तो टॉप 4 में सबसे पहले आ जाता है यूएस नगर, उसके बाद सेकंड प्लेस पे आता है देहरादून, थर्ड प्लेस पे आता है पिथौरागढ़ जनपद, और चौथे प्लेस पे आता है चमोली। तो ये हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जनपद है, टॉप 4। ऐसे ही बॉटम 4 की मैं बात करूँ, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद टिहरी गढ़वाल, फिर हमारा अल्मोड़ा, फिर उसके बाद चंपावत। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। अब यहीं पे क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जनपद में पाया जाता है, तो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का एसटी का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत मिलता है उधमसिंह नगर में। ठीक है, उधमसिंह नगर में 7.46% जो है जनसंख्या वो हमारी जनजाति है। और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो वो टिहरी गढ़वाल है। टिहरी गढ़वाल में मात्र 0.14% आबादी ही हमारी जनजाति है। ठीक है, इसको आपने नोट रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब हमारे टॉप 4 कौन से बन गए, अगर क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जनपद कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जनपद हैं यूएस नगर, फिर दूसरे में हमारा देहरादून, तीसरे में हमारा पिथौरागढ़ और चौथे में हमारा चमोली। ऐसे ही न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जनसंख्या में वाले जनपद कौन से हैं, तो ये हमारा पहला आ जाएगा टिहरी गढ़वाल 0.14%, फिर हमारा अल्मोड़ा आ जाता है 0.20%, फिर हमारा पौड़ी गढ़वाल आ जाता है 0.32%, फिर हमारा हरिद्वार आ जाता है 0.33%। ठीक है, इसको आपने नोट करना है। अब वहीं साक्षरता की बात करते हैं, 2011 की जो हमारी लिटरेसी रेट थी, इसमें कौन से टोटल जो हमारी लिटरेसी रेट था जनजातीय जनसंख्या का वो कितना था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता जो थी वो थी कितनी, 73.9%। ठीक है, 73.9%, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता थी 83.8%, जबकि महिला साक्षरता थी इसमें 62.5%। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और जो हमारा सेक्स रेशियो था यानी कि लिंगानुपात था वो मैं पहले बता चुका था आपको। शेड्यूल्ड ट्राइब का 2011 जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो था 963। ठीक है, इसको आप नोट कर लें।
तो ये हमारा हो गया यहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है। अब अनुसूचित जनजातियों को भी हमारे जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा सीटों में 2 सीटें इसकी रिजर्व हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं, अभी हमने बात की 13 सीटें तो एससी के लिए रिजर्व हैं, जबकि राज्य विधानसभा की 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, जनजाति के लिए। उसमें पहली सीट है हमारी चक्राता सीट, ठीक है, और दूसरी सीट है हमारी नानकमत्ता सीट यूएस नगर में। यानी कि उत्तराखंड के 2 जनपद जहाँ पर हमारी जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो उनमें पहला जनपद हो जाएगा देहरादून और दूसरा जनपद हो जाएगा उधमसिंह नगर। इसको आप ध्यान रखेंगे। और 2001 का जो शासनादेश आया था, यानी कि गवर्नमेंट का जीओ आया था, उसके अकॉर्डिंग राज्य सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों और निगमों में जो हमारे अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन है वो कितना प्रतिशत है? 4%, ठीक है। अभी हमने बात की एससी के लिए, तो एससी के लिए 19% था, जबकि एसटी के लिए कितना है? 4%, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया ना आपका। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एससी एसटी के जो डेटा थे वो हमने मेन पॉइंट क्लियर कर लिए। अब हम सीधे आगे बढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की जनजाति को, जिसका नाम है जौनसारी। तो जौनसारी जनजाति को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जौनसारी जो जनजाति है ये गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। कुमाऊं में नहीं मिलते जौनसारी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है जौनसारी, और गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी। वैसे एंटायर उत्तराखंड की हम बात करते तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति हमारी थारू है, लेकिन गढ़वाल के संदर्भ में बोला जाए तो जौनसारी, और कुमाऊं के संदर्भ में बोला जाए तो थारू। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। थारू जनजाति की अगर हम बात करते तो थारू जनजाति का जो रेसिडेंट है कहाँ पे है मेनली, तो थारू जनजाति का मुख्य निवास स्थल माना जाता है लघु हिमालय के उत्तर पश्चिम का भाग और भाबर क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो देहरादून का चक्राता हो गया, ठीक है, देहरादून का चक्राता, कालसी, इसके अलावा त्यूनी, जो त्यूनी है, ठीक है, और लाखा मंडल, और इसके साथ साथ हमारा टिहरी का जो जौनपुर क्षेत्र है, उत्तरकाशी का जो हमारा कुछ एरिया आता है इसमें, ठीक है। ये सभी एरिया मिलकर कहलाता है जौनसार बावर। यानी कि देहरादून उत्तरकाशी और हमारा देहरादून उत्तरकाशी और टिहरी का जौनपुर क्षेत्र, इसमें जो भी जौनसारी जनजाति रहती है ना, इस एंटायर एरिया को बोला जाता है जौनसार बावर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जौनसार बावर। तो जौनसार बावर की बात करता हूँ। वर्तमान क्षेत्र में जौनसार बावर में टोटल 39 खत्ते हैं, पट्टी जिनको हम बोलते हैं, और 358 राजस्व गांव हैं। राजस्व गांव का मतलब जहाँ पे आज भी पटवारी व्यवस्था है, ठीक है, उनको बोला जाता है राजस्व ग्राम। तो जौनसार बावर क्षेत्र में कुल कितने पट्टी हैं, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो 39 हैं, और राजस्व ग्राम कितने? 358, ठीक है। जौनसार बावर क्षेत्र की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो जौनसारी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और इसके अलावा बावर के कुछ क्षेत्रों में बावरी भाषा, देवघर में आपको देवघारी भाषा और हिमाचली भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी जौनसारी जो प्रजाति या जाति है, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है इनकी, ये मेन पॉइंट है। तो जौनसारी जनजाति को मंगोल और डोम प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाली प्रजाति माना जाता है, ठीक है। परीक्षा वाली पुस्तक में आपको साफ दिया गया है, जो ये हमारी जनजाति है जौनसारी, ये मंगोल और डोम प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। और यह जनजाति खसास, कारीगर और हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, जौनसारी जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है? तो जौनसारी जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम सीधे आते हैं इनकी वेशभूषा में, और वेशभूषा का मतलब परिधान। तो परिधान इनके नॉर्मली जो हमारे उत्तराखंड के ट्रेडिशनल परिधान होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पुरुष लोग जो होते हैं ऊनी कोट पहनते हैं सर्दियों में, और ऊनी पजामा पहनते हैं जिसको झंगोली कहा जाता है। ऊनी टोपी को जो हमारे जौनसारी पुरुष पहनते हैं उसको डिगुबा कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बना देता है ना आयोग, सीधे क्वेश्चन बना देगा वो, उत्तराखंड में डिगुबा क्या है? एक परिधान, एक व्यंजन, एक आभूषण, एक त्यौहार। तो आपको पता होना चाहिए डिगुबा जो होता है ये हमारे जौनसारी पुरुषों की ऊनी टोपी को कहा जाता है। और स्त्रियों में देखने को मिलेगा आपको कुर्ता, घाघरा और बड़ा रुमाल भी देखने को मिलेगा जिसको ढाट कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हमारे कुर्ती कमीज को झगा कहा जाता है वहाँ पे। और इसके अलावा कुर्ते के बाहर वो एक चोली पहनती है हमारी जौनसारी महिलाएं, कुर्ती के बाहर पे एक चोली पहनती हैं जौनसारी महिलाएं, जिस चोली को क्या कहा जाता है? चोल्टी, क्या कहा जाता है? चोल्टी, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा देखिए जौनसारी जनजाति जो है बहुत अपडेट हो चुकी है एजुकेशन में, और इसके साथ साथ जो आधुनिक परिवेश है या आधुनिक कल्चर है उसको अडॉप्ट कर रही है। यानी कि आज के दौर में हम देख सकते हैं जौनसारी जनजाति भी हमारे जो वेस्टर्न कल्चर के ड्रेसेस हैं उनको अपना रही है, ठीक है। और पारंपरिक ड्रेसेस केवल आपको फेस्टिवल या कुछ उनके
जो स्पेशल ओकेजन होते हैं वहीं पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आवास की बात करते हैं तो जौनसारी जनजाति का जो आवास होता है मुख्यतः वो लकड़ी और पत्थर के मकान आपको देखने को मिलेंगे जौनसार बावल क्षेत्र में। और जो घर का दरवाज़ा होता है जौनसारी जनजाति का वो बहुत छोटा होता है और घर के अंदर आपको झुक के जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वो एक हिसाब का सम्मान देना होता है किसी भी आवास क्षेत्र में एंटर करने से पहले। ये हमारा जौनसारी का आवास होता है। इसके बाद सामाजिक संरचना की बात करते हैं जौनसारी जनजाति की। तो सामाजिक संरचना में हमारी जो इनका समाज है वो पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पितृसत्तात्मक यानी कि पुरुष प्रधान हम बोल सकते हैं। परिवार का जो मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है, वही परिवार की पूरी संपत्ति की देखभाल करेगा। पूरे लॉ एंड ऑर्डर जो चलेंगे परिवार में उसी व्यक्ति के चलेंगे। ऐसे प्रकार के समाज को या सामाजिक संरचना को कहा जाता है पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है। लेकिन अब महिलाओं को भी बहुत भागीदारी देखने को मिल रही है क्योंकि जेंडर इक्वलिटी भी हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन का जो रेशियो है वो बढ़ता है किसी भी जनजाति या किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो वही चीज़ हमको देखने को मिल रहा है जौनसारी समुदाय में भी, ठीक है। जौनसारी समुदाय में अगर हम बात करते दोस्तों, इनमें पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, यानी कि एक स्त्री के बहुत से पति होते थे, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। ये प्रथा बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है। अब इनमें बेविकी, बोदेदिकी और बाजदिया नामक प्रथाएं प्रचलित हैं, ठीक है। 3 प्रकार के जो विवाह प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विवाह प्रथा है उसका नाम है बाजदिया, ठीक है। बाजदिया विवाह प्रथा जौनसारी समुदाय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ध्यान रखेंगे, इस बाजदिया जो विवाह प्रथा है ना, ये बहुत ही हमारे धूमधाम से किया जाता है इस विवाह प्रथा को। इसमें कन्या पक्ष से वर के घर बाजे के साथ बारात जाती है, ठीक है। और बेवा की जो हमने बात की अभी, वो सबसे स्टैंड बोल सकते हैं जनरल, मतलब बिल्कुल ही साधारण होता है, कॉमन सा हमारा एक विवाह की प्रथा है। और ध्यान रखेंगे, इस जो हमारे जौनसारी समुदाय है, जौनसारी समुदाय में जो लड़की होती है, उस लड़की को ध्यान रखेंगे शादी से पहले कहा जाता है ध्यानती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जौनसारी समुदाय में जो लड़की होती है, कुंवारी लड़की, उसको शादी से पहले कहा जाता है ध्यानती। और जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है, लड़की की शादी के बाद लड़की को कहा जाता है रेयांती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यानती और रेयांती। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इनके रिलीजन की बात करते हैं, धर्म की। तो हमारे जौनसारी जो समुदाय है वो ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो महासु हैं। महासु मतलब महाशिव, ठीक है। महासु जो है हमारा महाशिव का ही यहाँ पे क्या है, अपभ्रंश है, ठीक है। और जौनसारी जो समुदाय है दोस्तों, जौनसारी समुदाय अपने को, जो देहरादून में रहने वाले हैं, वो अपने को पांडवों का वंशज बताते हैं। और इनके जो देवता माने जाते हैं वो पांडव भी माने जाते हैं और पंचमाता कुंती इनकी देवी मानी जाती है, ठीक है। और महासु को ये विष्णु का छठा अवतार भी मानते हैं कुछ हमारे जौनसारी। लेकिन महासु जो है, महाशिव, ये इनके सर्वमान्य और सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। और महासु देवता से संबंधित इनका जो सबसे पवित्र स्थल है वो हनोल है। कभी क्वेश्चन बनेगा जौनसारी समुदाय का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, तो हनोल इनका सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा लाखा मंडल, थैना, कालसी में भी इनके मंदिर हमको देखने को मिलते हैं जौनसारी समुदाय के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारी इनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, कौन कौन से उत्सव त्यौहार ये मनाते हैं। तो सबसे पहले बिसु नामक जो त्यौहार है इनके समुदाय में ही प्रचलित है, वो बिसु, जो कि बैसाखी के अवसर पे मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, ये दशहरा को पंचाई बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा जनजाति समुदाय दशहरा को पंचाई बोलता है या पांचो बोलता है, तो ये दशहरा को पांचो बोलते हैं। इसके अलावा दिवाई या बगवाई, दिवाली इनका मुख्य त्यौहार है। माघ त्यौहार, नुआई, देखिए भेड़ पालन से संबंधित त्यौहार होता है इनका, नुआई कई बार एग्जाम में बन चुका है, तो ये जौनसार समुदाय का ही प्रमुख उत्सव है। इसके अलावा जागरा, अठोई, जन्माष्टमी को ये लोग अठोई बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जन्माष्टमी को अठोई बोलते हैं। ये इनके विशिष्ट त्यौहार हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद रखना है। दीपावली इनका विशेष पर्व होता है दोस्तों। देखिए, जो हमारी मेन दीपावली, जैसे अभी हमारी दीपावली है ना 4 नवंबर को, अब जो हमारे जौनसारी समुदाय के लोग हैं वो 4 दिसंबर को मनाएंगे दिवाली, 4 नवंबर को नहीं मनाएंगे वो। यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो जनजातीय समूह है जौनसारी, वो हमारी मुख्य दिवाली से 1 माह बाद दिवाली पर्व को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन बना है कौन सी जनजाति दीपावली को 1 माह के पश्चात मनाती है, तो वो हमारी जौनसारी है। और जौनसारी जनजाति दीपावली के अवसर पर हमारा अपने आंगन में भीमल लकड़ी का हौला जलाती है, ठीक है। हौला का मतलब होता है जैसे हम बोन फायर करते हैं ना लकड़ियों का बहुत बड़ा, कभी हम जब कैंपिंग वगैरह में जाते हैं तो ऐसे अपने आंगन में बोन फायर करती है वो लकड़ी का, उसमें भीमल लकड़ी जलाई जाती है।
और इसके बाद ये पांडव और महासू देवता के गीत भी गाते हैं इस पर्व पे। और यहीं पे होली के निकट ही हमारे बहला बहला खेलते हैं, यानी कि बहला नृत्य करते हैं। कभी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी जनजाति दिवाली में बहला नृत्य करती है, तो ये हमारी है जौनसारी जनजाति। ठीक है, दशहरा को ये पांडवों का त्यौहार भी मानते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और दशहरा का जो फाइनल डे होता है यानी कि 10वां दिन, दशहरा में 10वां दिन क्या कहलाता है, जिस दिन रावण दहन होता है, इसको बोलते हैं दशहरा। मेन दशहरा हुआ ना दसवीं, दसवीं के दिन को ये पाइता कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइता। इस चीज़ को भी नोट कर लें आप। ठीक है, इसके बाद देखिए जागरा जो होता है महासू देवता का त्यौहार है, तो जो भादो माह में मनाया जाता है। जागरा मेनली महासू देवता का फेस्टिवल है, भादो माह में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टोन्स नदी में स्नान करवाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहीं से क्वेश्चन निकालेगा एग्जामिनर कि महासू देवता को जागरा महोत्सव के दौरान किस नदी में स्नान करवाया जाता है। ऑप्शन आ जाएंगे टोन्स, इसके साथ साथ आपका आ जाएगा रूपिन, सुपिन, यमुना। तो आपको पता होना चाहिए टोन्स नदी में स्नान करवाया जाता है। ठीक है, और माघ त्यौहार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। माघ त्यौहार जो इनका है 11-12 जनवरी से प्रारंभ होता है, पूरे माघ के महीने में चलता है। माघ का महीना आपको वैसे भी पता है, हिंदू कल्चर में हम बात करते हैं तो बहुत ही पवित्र महीना इसको माना जाता है। और ये लोग भी पूरे माघ महीने को सेलिब्रेट करते हैं और माघ त्यौहार इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो इनका अप्रैल में त्यौहार आता है बैसाखी के दिन, बिशु त्यौहार। तो इसमें बिशु मेला भी इनका आयोजित होता है। ठीक है, बिशु मेला कहाँ लगता है, क्वेश्चन बना है लास्ट टाइम कई एग्जामों में। तो बिशु मेला हमारा लगता है जौनसार बावर में। कहाँ पे लगता है, जौनसार बावर में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए एक मेला और बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा जौनसार बावर में, जो कि हमारा कहलाता है गनियात मेला। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा गनियात मेला कहाँ पे लगता है, तो ये भी जौनसार मेला जौनसार बावर में लगता है और जौनसारी लोगों का प्रमुख मेला है। इसके अलावा देखिए हमारा नुआई त्यौहार, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, नुआई जो त्यौहार है ये भी इनका मेन त्यौहार है। जो जौनसारी समुदाय हमारा भेड़ पालन में ज़्यादा संलग्न है वहाँ पे नुआई त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जन्माष्टमी को अठोई बोलते हैं लोग, हम डिस्कस कर चुके हैं। वीर केसरी मेला लगता है यहाँ पे 3 मई को प्रत्येक वर्ष में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर केसरी चंद, देखिए वीर केसरी चंद जो थे ना हमारे, वो जौनसार समुदाय से वो व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भाग लिया था, यानी कि आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। और इन पे बाद में मुकदमा चलता है और इनको फांसी की सज़ा होती है 3 मई 1945 को। इसलिए इनकी स्मृति में इनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मई को जौनसार बावर में क्या लगता है, हमारा वीर केसरी चंद मेला लगता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जौनसार बावर में हमारा मौड़ मेला भी लगता है। मौड़ मेला, मौड़ मेला जो है हमारा मछली पकड़ने का मेला होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मौड़ मेला। तो मौड़ मेले के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के मौड़ बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला तो हमारा मछमौड़। मछमौड़ का मतलब होता है जो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा वो विजेता होगा, मछलियाँ पकड़ने वाला मौड़ त्यौहार। दूसरा हमारा जतरिया मौड़ होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जतरिया मौड़। ठीक है, जतरिया मौड़ को आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 25 या 26 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, यानी कि बहुत लंबे अंतराल पे आयोजित होता है। तो बहुत धूमधाम से ये समारोह मनाया जाता है। मछमौड़ जो हमारा मौड़ मेला विशेषतः अलगाड़ नदी पे लगता है, अलगाड़ नदी पे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बना भी था शायद किसी एग्जाम में। जो मौड़ मेला है हमारा जौनसार समुदाय में कौन सी नदी पे लगता है, तो ये अलगाड़ नदी पे लगता है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करते हैं वो लोग, कुछ पत्तियों को पाउडर बना के मछली को पकड़ने के लिए तालाब में डालते हैं, और जो समुदाय या जो व्यक्ति ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं उसको यहाँ पे विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये है मौड़ मेला। इसके अलावा देखिए हमारा जौनसारी समुदाय में बहुत से नृत्य भी प्रचलित हैं, जैसे कि पहला है हारुल नृत्य। हारुल नृत्य ये कई बार डिस्कस किया हमने, पांडवों से संबंधित नृत्य है ये। ठीक है, हारुल नृत्य को परात नृत्य भी कहा जाता है, परात नृत्य, और ये पांडवों से रिलेट करते हैं। इसके अलावा रांसो, घूमसू, झेला, छोड़ो, धी, घुंडचा, मतलब बहुत से नृत्य आपको दिए गए हैं, लेकिन मेन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक नृत्य और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका, पांडववला। पांडववला नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो पांडववला भी हमारा जौनसारी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, हारुल हो गया, पांडववला हो गया, इसके अलावा हमारा ठुमकिया हो गया, ठुमकिया नृत्य भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और पत्तेबाजी, पत्तेबाजी भी इनका एक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। तो ये जौनसारी समुदाय के प्रमुख नृत्य हैं। बाकी आप परीक्षा वाले में जितने हमको दिए गए हैं वो इनके प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं जो इनका आर्थिक समुदाय है, आर्थिक मतलब गतिविधियाँ हैं, वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन को करते हैं जौनसारी समुदाय वाले। तो देखिए पहले तो सभी जनजातियों में हम देखते थे कृषि और पशुपालन जो था वो मुख्य यहाँ पे हमारा व्यवसाय था, कृषि और पशुपालन। अभी भी है, ऐसा नहीं है। जौनसारी जो समुदाय है, इसके अलावा जो हमारा बोक्सा है, थारू समुदाय है, कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है अभी भी।
लेकिन आज की डेट में आपको सभी को पता है कि जो हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, सभी जनजातियों के लिए बहुत से एनजीओज काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अवेयरनेस होने की वजह से सभी जनजाति के जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं और वो अब सर्विस सेक्टर में भी बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। सर्विस सेक्टर में आपका प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया। आप देखते हैं आज उत्तराखंड के बहुत से उच्च पदों पे आपको भोटिया जनजाति के लोग दिखेंगे, अन्य जनजातियों के लोग दिखेंगे। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी हमको भोटिया जनजाति के लोग हो गए, इसके अलावा जौनसारी समुदाय के लोग हुए, ये सभी हमको दिखते हैं। ठीक है, यानी कि आज इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं कृषि और पशुपालन पर ही ना आधारित होकर अन्य चीज़ों पर भी आधारित हो गए, जैसे कि अपना सेल्फ स्टार्टअप है, गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट सर्विस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं जो इनकी राजनीतिक संस्था है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक संस्था देखिए, जौनसार बावर क्षेत्र में हम आपको बता चुके हैं पहले 358 राजस्व ग्राम है, 39 खत्ते या पट्टियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या होता था, प्रत्येक गाँव में गाँव पंचायत की क्या होती थी, एक खुमरी नामक संस्था होती थी। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में प्रचलित थी, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है और आने वाले एग्जाम में भी बन सकता है। तो खुमरी नामक राजनीतिक समिति होती थी जौनसारी समुदाय में। ठीक है, अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए जो हमारी ग्राम पंचायत है वो हर जगह फैल चुके हैं। तो खुमरी जब संस्था होती थी, इस खुमरी का जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसको क्या कहा जाता था, सयाना। खुमरी का जो प्रमुख होता होगा ना, सरपंच, उसको बोलते थे सयाना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसे ही खुमरी से ऊपर खत स्तर पर हमेशा क्या होती थी, एक एक खत खुमरी समिति होती थी और इसका मुखिया जो होता था वो खत सयाना कहलाता था। ठीक है, और ये सयाना जो होते थे या खुमरी नामक जो संस्था होती थी, इसका काम क्या होता था फिर, तो इसका काम होता था दो या दो से अधिक गाँवों के बीच मामले होते थे, जो मालगुजारी और दीवानी मामलों का निपटारा करना होता था। ठीक है, अब तो ग्राम पंचायतों ने जगह ले ली। तो ये हमारी पूरी जौनसारी जनजाति के महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे जौनसार क्षेत्र के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले वीर केसरी चंद की हम बात करते हैं। तो वीर केसरी चंद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, चक्राती के निकट क्यावा गाँव में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे सुभाष चंद्र बोस की। फिर इनमें राजद्रोह का मुकदमा चलता है बाद में, और 3 मई 1945 को इनको फांसी दे दी गई। और इनके बलिदान दिवस पर ही 3 मई को क्या होता है, चौली थात में वीर केसरी चंद मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है देखिए केदार सिंह। तो केदार सिंह बिसोई ग्राम के थे। ये जौनसार के प्रथम समाज सेवी व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जौनसार बावर में समाज सेवा का पिता अगर हम किसी को कहेंगे या अग्रदूत बोलेंगे तो वो केदार सिंह को बोलेंगे। इसके बाद देखिए पंडित शिवराम जी। पंडित शिवराम जी हमारे कविता क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाले आंसू कवि हैं जौनसार क्षेत्र के। इनको जौनसार का प्रथम कवि कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जौनसार का पहला जो पोएट है, कवि है, कौन है, पंडित शिवराम जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनकी एक रचना है वीर केसरी, कभी क्वेश्चन बन सकता है, वीर केसरी नामक जो हमारी प्रसिद्ध काव्य रचना है वो किसकी है, तो ये पंडित शिवराम जी की है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन है देखिए भाव सिंह चौहान। तो भाव सिंह चौहान की बात करते हैं, ये प्रथम जौनसारी व्यक्ति हैं जिन्होंने मसूरी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। यानी कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हायर एजुकेशन ली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, और इनको फादर ऑफ जौनसार बावर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। यानी कि फादर ऑफ जौनसार बावर सम्मान से सम्मानित होने वाले जौनसार क्षेत्र के पहले व्यक्ति हैं भाव सिंह चौहान। इसके बाद अगला नाम आता है गुलाब सिंह का। तो गुलाब सिंह की अगर हम बात करते हैं, ये जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक इनको कहा जाता है। जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसको कहा जाता है, तो वो हमारे गुलाब सिंह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुलाब सिंह जो है हमारे ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट नेम है देखिए रतन सिंह जौनसारी। तो रतन सिंह जौनसारी की हम बात करते हैं तो कविता के माध्यम से जौनसार क्षेत्र को उजागर करने वाले जौनसारी कवि हैं रतन सिंह जौनसारी, और इनको जौनसार का आधुनिक कवि भी कहा जाता है। अगला नाम है देविका चौहान। तो समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं देविका चौहान, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला नाम है देखिए कृपाराम जोशी। तो कृपाराम जोशी की बात करते हैं तो ये प्रमुख शिक्षाविद हैं, इसके साथ साथ ये समाज सेवी हैं। तो जौनसार के समाज सेवा और विकास के लिए उन्होंने एक संगठन की भी स्थापना की हुई है कृपाराम जोशी ने। और अगला नाम है नंदलाल भारती। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन गया है, जौनसारी संगीत के जनक। ठीक है, जौनसारी जो संगीत के जनक हैं कौन है, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो वो हमारे नंदलाल भारती हैं। ठीक है, जौनसारी जो म्यूजिक है इसके फाउंडर कहलाते हैं हमारे, या फादर कहलाते हैं वो हमारे नंदलाल भारती। इनको जौनसार रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा देखिए जौनसार बावर की बात करता हूँ तो जो हमारे बॉलीवुड में वर्तमान समय में एक गायक हैं जिनके गाने आज सभी युवा धड़कनों पे छाए हुए हैं, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल का संबंधी भी हमारे जौनसार क्षेत्र से ही है। ठीक है, जौनसार बावर से ही रिलेट करते हैं जुबिन नौटियाल, सभी लोग जानते होंगे इनको।
ठीक है। बहुत से इन्होंने सुपर हिट सॉन्ग दिए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो ये भी हमारे यहीं से रिलेट करते हैं। तो ये हमारे जौनसारी जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने डिस्कस कर लिया मित्रों यहाँ पे, ठीक है। सेशन लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम जैसे हमने उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर देखा, उसके पहले हमने उत्तराखंड के अन्य टॉपिकों को देखा, ऐसे अलग अलग भागों में ही हम यहाँ पे उत्तराखंड की जनजातियों को भी देखेंगे, ताकि अच्छे से आप समझ भी पाएँ। अगर मैं एक ही वीडियो में सभी सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, सभी जनजातियों को दे दूंगा, तो माइंड में एक खिचड़ी सी बन जाती है और आपको समझ में भी नहीं आता, ठीक है। आज हमने यहाँ पे जौनसारी जनजाति को देखा और साथ ही राज्य की जो अनुसूचित जाति थी, जनजाति थी, उससे संबंधित 2011 जनगणना के आंकड़े भी देखे। अगले टॉपिक में बात करेंगे थारू जनजाति, भोटिया, बोक्सा और अन्य जनजातियों के बारे में, जितना भी हो पाएगा। उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक का वेट करेंगे। और जाने से पहले दोस्तों, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, अपनी लाइफ में आपने एक पेड़ जरूर लगाना है और अपने जो अनुज लोग हैं, जो भी अपने सहचर हैं या आसपास के लोग हैं, उनको भी अवेयर करना है इस बारे में कि लाइफ में एक पेड़ जरूर लगाएं और जो हमारे पर्यावरण है उसके लिए भी योगदान दें, ठीक है। उसके साथ साथ उत्तराखंड के जब भी खूबसूरत प्लेसेज में आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाकी देखिए, हमारे जो 50 प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं उनको फॉलो करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, जीएस की टेस्ट सीरीज, उनको भी फॉलो करें, ठीक है। मैं आपको मिलूंगा जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू और भोटिया के बारे में। तो भोटिया सबसे प्राचीन जनजाति है उत्तराखंड की और थारू सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसका इंतजार करें और जितने भी टॉपिक परीक्षाओं के दिए गए हैं इनका रिवीजन अवश्य कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।